हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का सोशल साइंस के जो हमारे सिविक्स का चैप्टर 1 है समानता, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आपकी कौन सी बुक है। ये जो एक सेकेंड, जो ये आपकी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, इसका जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है समानता, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अभी मैं इसके चैप्टर 1 समानता के रिगार्डिंग वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको आगे की जो यूनिट्स हैं इसके, जैसे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन कैसे काम करता है, लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना, औरतों की बदलती दुनिया, और या फिर इसके आगे के जो भी ये हमारे चैप्टर्स हैं, संचार माध्यमों को समझना, हमारे आसपास के बाजार और बाजार में एक कमीज, या फिर आपकी जो दूसरी बुक है इतिहास की अभी बोल के, अगर आप उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए, चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, मैप वर्क, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे को आपके कमेंट्स मोटिवेट करेंगे और मैं उससे रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो ठीक है, हम ये स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। सबसे पहले, लोकतांत्रिक सरकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, यानी लोकतंत्र जो होता है जिसमें लोगों को अपनी हक की सरकार चुनने का अधिकार होता है, अपने अधिकारों के प्रति अगर किसी उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए अन्याय अगर हो रहा है उनके साथ, तो उसके लिए न्याय की मांग करना, या फिर देश में अगर कोई असमानता हो रही है, किसी को स्वतंत्रता के जो उसके अधिकार है वो यूज नहीं करने दिया जा रहा, तो उन सब चीजों की मांग करना लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों के पास उनके अधिकार होते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 4 प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, हमारे को ये बताना है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसी क्वेश्चन में से एक लाइन बना लें, जैसे लिखे ना, लोकतांत्रिक सरकार के 4 प्रमुख तत्व ये हैं। इससे क्या है, आपकी आंसर राइटिंग पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा, बट मैं भी आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो होता है जो 18 साल से ऊपर के, 18 साल से जो ऊपर होते हैं ना, फिर वो नागरिक की लाइन में आ जाते हैं। 18 साल के ऊपर के जो भी नागरिक हैं उनको वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक जो है एक अधिकार मिल जाता है कि अब वो अपनी हक की सरकार खुद चुन सकते हैं। उनको कौन सी सरकार का काम अच्छा लग रहा है, या वो कौन सी सरकार जो अगले 5 साल के लिए देश में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहला लोकतांत्रिक सरकार में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना। दूसरा, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। अगर देश में किसी भी जाति को लेकर, लिंग को लेकर, लिंग भेद या फिर धर्म को लेकर कोई भी संघर्ष चल रहा है, तो उस चीजों का शांतिपूर्ण समाधान करना, बजाय की लड़ाई करना या लोग नारेबाजी लगाएं जिससे देश में हिंसा हो, देश में युद्ध छिड़ जाए, तो ऐसे काम ना होने देना। तो संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान दें। थर्ड पॉइंट है समानता और स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को समानता देना, उनके हर अधिकारों के प्रति प्रत्येक नागरिक की समानता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई लड़का है और कोई लड़की है, तो उनके पास उनके अधिकारों के प्रति समानता होनी चाहिए। वो जो चाहे, जहां चाहे, जो खाना चाहे, जहां जाना चाहे, जो खरीदना चाहे, उस चीज के प्रति उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। और लास्ट हमारा पॉइंट है न्याय, यानी कि अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है देश में, यानी जैसे कोई पार्क है, वहां पर सभी नागरिक जा सकते हैं जो देश के नागरिक हैं, पर ये कहा जा रहा है कि जी आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं तो आप इस पार्क में आके नहीं बैठ सकते, तो वो उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना, ये हमारी लोकतांत्रिक सरकार के 4 प्रमुख तत्वों में आता है। सबसे पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, शांतिपूर्ण संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और स्वतंत्रता और न्याय। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, उत्तर देखते हैं, सभी वयस्क नागरिकों को जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं को मत देने का अधिकार प्राप्त है। मैंने आपको ऊपर बताया ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो आप उसकी डेफिनेशन में भी ये लिख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि भारत में वोट देने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो सभी वयस्क नागरिकों को जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं को मत देने का अधिकार प्राप्त है।
जो 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं। ये जो आपका आंसर है उसका ये कीवर्ड है, जो 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं को मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में व्याप्त असमानता के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो हमारा भारत है वर्तमान यानी एट प्रेजेंट, अभी असमानता के कौन से दो प्रकार जो हैं चल रहे हैं या कौन से दो प्रकार देखे जाते हैं जनरली। सो फर्स्ट है यहाँ पर जातिगत असमानता, जाति के आधार पर, यानी जैसे कि धर्म, जाति यानी जैसे देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम इस प्रकार जाति को लेकर कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते अगर तुम मुस्लिम हो, और अगर तुम हिंदू हो मस्जिद में नहीं जा सकते, तो ये जातिगत असमानता। और सेकंड है लैंगिक असमानता, यानी कि हमारी जेंडर इनइक्वालिटी, लड़के और लड़कियों को लेकर भेदभाव, ये काफी देखा जाता है। सो जो मेन हमारे असमानता के वर्तमान में दो प्रकार है वो है जातिगत असमानता और लैंगिक असमानता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फोर्थ है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार किन्हीं दो तरह से लागू किया है। शासन जो है हमारा देश का शासन है, संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को किन दो तरीके से लागू किया गया है। सो फिर से हमने क्वेश्चन में से लाइन ले ली, संविधान द्वारा मान्य समानता के अधिकारों को शासन ने जिन दो तरीके से लागू किया है वह है कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम के द्वारा। जो संविधान के द्वारा हमारे शासन ने समानता के अधिकार किस प्रकार से लागू किए हैं, एक तो कानून के द्वारा या फिर जो हमारे देश में लॉ कानून बने उसके द्वारा। ये देखा जाएगा कि किसी को भी मतलब असमानता ना हो, समानता का अधिकार हो, एक तो कानून के द्वारा देखा जाएगा और सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों के द्वारा। सरकार के द्वारा देश में कई प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाई जाएंगी जिसके द्वारा ये देखा जाएगा कि समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असमानता अगर झेली जा रही है तो वो इन योजना और कानूनों के द्वारा उसको खत्म कराएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। सरकार की योजनाएं व कार्यक्रम किस प्रकार समानता लाते हैं। अब सरकार ने असमानता को हटाने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तो चला दिए, पर ये किस प्रकार समानता लाते हैं हमारे को ये देखना है। तो हम देखते हैं, सरकार की योजनाएं व कार्यक्रम सुविधाहीन समाजों की मदद करके अवसरों की समानता स्थापित करती है। जो सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम है वो सुविधाहीन समाजों की मदद करते हैं। सुविधाहीन यानी जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो सुविधा से हीन है, उन समाजों की मदद करते हैं और अवसरों की समानता स्थापित करते हैं। और जो अवसर है उनकी समानता स्थापित करते हैं, यानी वो अवसर सभी नागरिकों को मिल पाए उसके प्रति समानता स्थापित करते हैं कि उससे कोई वंचित ना रहे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वोट डालने के लिए जैन साहब भी कांता के साथ लाइन में खड़े थे, इससे कांता को कौन सी समानता का एहसास हुआ। जो हमारा चैप्टर था समानता, उसमें जैन साहब जो थे वो लाइन में खड़े हुए थे कांता के साथ वोट डालने के लिए, तो इससे जो कांता थी उसको कौन सी समानता का एहसास हुआ, तो राजनीतिक समानता का अधिकार हुआ था। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग हम वोट डालते हैं वो हमारी राजनीतिक समानता का एक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक के पास होता है। ठीक है, तो इससे जो कांता है उसे राजनीतिक समानता का अधिकार एहसास, समानता का जो अधिकार था उसका एहसास हुआ। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। कांता ने किस प्रत्याशी को वोट दिया। कांता ने उस प्रत्याशी को वोट दिया जिसने उसके मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कांता ने किस प्रत्याशी को वोट दिया और क्यों दिया। तो कांता ने उस प्रत्याशी को वोट दिया जिसने उसके मोहल्ले में पाइपलाइन लाने का वादा किया था कि आप हमारे को वोट दें, हम आपके मोहल्ले में पाइपलाइन लाएंगे। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा ही जाता है। संविधान क्या है? संविधान की डेफिनेशन है ये बेसिकली, यानी परिभाषा। संविधान की परिभाषा, डेफिनेशन। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियमों का निरूपित किया जाता है। तो यानी कि संविधान क्या है हमारे से ये पूछा है। तो संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता, यानी जो देश की जनता है वह सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है कि जो देश की जनता है और सरकार द्वारा कौन सी नियम और अधिनियमों का पालन किया जाएगा, ये उसकी एक किताब है। उसमें ये सब लिखे हैं कि जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा ये नियम और कानून पालन किए ही किए जाएंगे। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं।
नागरिक अधिकार आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 के दशक में प्रारंभ किया था। सो जो नागरिक अधिकार आंदोलन है वह कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, नागरिक कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के प्रारंभ में हुआ था। आपसे ऐसे भी दिया गया होगा 1950 के दशक से, आपके पेपर में इस तरह से भी ऑप्शन दे रखे होंगे 1952, 1960, 1960 to 1970 या 1970 to 75, 75 to 85, इस तरीके से। बट दशक दे रखा है ना यहाँ पर हमारे को, यानी कि 1950 से लेकर 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था, यानी 10 दशक यानी 10 साल। सो 1950 से 1960 यानी 1950 से 1960 ये दशक हो गया। तो नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में प्रारंभ किया गया था। 10th क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन में आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? जो नागरिक अधिकार आंदोलन था उसमें आंदोलनकारियों की क्या मांग थी, हमारे को ये बतानी है। सो नागरिक अधिकार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की थी। जो आंदोलनकारी कौन थे? अफ्रीकी और अमेरिकन लोग थे। ठीक है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे वो कौन थे? अफ्रीकी और अमेरिकन लोग थे, यानी अमेरिकन और अफ्रीकन लोग थे। सो उन्होंने ये मांग की थी नागरिक अधिकार आंदोलन में कि नस्ल भेदभाव को, जो नस्लगत यानी कि तुम इस नस्ल से हो, तुम इस नस्ल से हो, उस नस्लगत भेदभाव को समाप्त किया जाए और सभी को समान अधिकार की और सभी के समान अधिकार की मांग की गई कि भाई हमारे साथ नस्ल के तौर पर कोई भेदभाव ना किया जाए, हम सभी एक ही हैं, हम सभी एक ही नागरिक हैं देश के, तो हमारे को हमारे समान अधिकार दिए जाए। तो उन्होंने ये मांग की थी। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह है जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के जो नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार। ये की वर्ड है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, आधा नंबर इस क्वेश्चन में यही लिखने का है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो पुस्तक का नाम है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जूठन नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अभी आपके थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं। दलित शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दलित कौन होते हैं? उस शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है, यानी आपको अर्थ स्पष्ट करने को कह दे कोई वर्ड देकर तो आपको उसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, देखते हैं आंसर हम अपना। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यानी दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली यानी जिन्हें नीच समझा जाता है, नीची जाति के समझा जाता है, निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला, अर्थात कुचला हुआ या टूटा हुआ। सो दलित शब्द का अर्थ बताया गया है यहाँ पे कुचला हुआ या फिर टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल कर कर दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित जो लोग हैं उनके साथ पहले के जमाने में काफी भेदभाव किया जाता था। आपने वो सुना भी होगा कि उनके साथ किस प्रकार के भेदभाव किए जाते थे कि अगर ये दलित है, इसने इस हमारी प्लेट को हाथ लगा लिया है या इस चीज को हाथ लगा लिया है तो वो चीज जो है अशुद्ध हो गई, हम उसको छुएंगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट लाइन में, दलित एक ऐसा शब्द है जो नीची जाति के लोग अपनी जाति को संबोधन करने के लिए प्रयोग करते हैं। और दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी उनके साथ ये भेदभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश
के पिता ने स्कूल में अपने पुत्र को झाड़ू लगाते देखकर अध्यापक को क्या कहा? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके द्वारा उनकी क्लासरूम में, स्कूल में उनसे झाड़ू लगवाया जाता था। तो उनको झाड़ू लगाता देख उनके पुत्र ने पिताजी थे, उन्होंने अध्यापक को क्या कहा ये बताना है। ओम प्रकाश के पिता ने स्कूल में अपने पुत्र को झाड़ू लगाते देखकर शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया। शिक्षकों का साहसपूर्वक यानी बिल्कुल निडरता से, वो बिल्कुल भी डरे, साहसपूर्वक उन्होंने उनका सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए कहा कि तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। सो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिताजी थे, उन्होंने जब अपने पुत्र को क्लासरूम में झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने साहसपूर्वक यानी निडरता से शिक्षकों का सामना करते हुए उनको कहा, ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए ऊंचे स्वर में कहा कि सबको सुनाते हुए कहा उन्होंने, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, ये यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं, इसके बाद भी और भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। इसके बाद और भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे से मतलब है कि जैसे कि आप ये समझ रहे हो कि ये दलित है तो आप इसे झाड़ू लगवा रहे हो, तो इसके बाद और भी यानी और भी दलित यहाँ पढ़ने आए। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। समानता को स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान है? तो जो समानता है, इक्वेलिटी का अधिकार को स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में कौन से प्रावधान है वो बता रहे हैं। सो फर्स्ट लाइन में हम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट लाइन अगेन वैसे ही क्वेश्चन में से लिखिए, समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में प्रमुख प्रावधान है। पहला है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सो जो भारतीय संविधान में समानता के प्रति पहला प्रावधान है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी जो हमारी सरकार है, सरकार को तो चलो छोड़ दो, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के प्रति कानून की नजरों में कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये इसी नस्ल का है, ये इस धर्म का है, ये गोरा है, ये काला है। सो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति है उसके साथ उसकी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, जैसे खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित होते हैं। हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे कि खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों तथा नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी देश के नागरिक हैं सभी लोग सार्वजनिक कुओं का, सड़कों का, नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन, उसका विरोध कर दिया गया है। अब देश में किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, अगर की जाएगी तो उसके लिए भी हमारे संविधान में काफी ऐसे कानून है, काफी ऐसी चीजें हैं जिससे उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। समानता को प्रति भारतीय संविधान में ये प्रावधान है, पहला कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, दूसरा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, जैसे कि खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि उसमें सम्मिलित हैं। सभी लोग सार्वजनिक कुओं का, सड़कों का, स्नान घरों आदि का प्रयोग समानता पूर्वक कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी अस्पृश्यता का विरोध कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, समाज में असमानता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? अब आपको बताना है हमारे समाज में जो असमानता अभी तक बनी हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। उत्तर देखते हैं, समाज में असमानता के व्यवहार के बने रहने का मुख्य कारण दृष्टिकोण में बहुत धीमी प्रक्रिया से परिवर्तन होना है। यानी कि जो हमारे समाज में भी असमानता बनी हुई है तो उसके बने रहने का मुख्य कारण है दृष्टिकोण, यानी कि जो लोगों का देखने का नजरिया है हमारे आसपास की चीजों को, लोगों को, वो बहुत ही दृष्टिकोण में बहुत धीमी प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है, कि उनकी जो सोच है ना उसमें बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है। पहला कारण तो यह है कि समाज में इस सदी तक भी असमानता बनी हुई है। यद्यपि लोग जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव,
यद्यपि लोग जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव करके अपराध से परिचित हैं, इसके बावजूद वे कानून का पूरी तरह से पालन नहीं करते। मतलब लोगों को ये पता है कि जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना एक अपराध है, वो उससे परिचित भी हैं, उसके बाद भी वो कानून का पूरी तरीके से पालन नहीं करते। लोग अनेक आधारों पर दूसरों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। लोग बहुत से आधारों पर एक दूसरे के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं कि तू गरीब है, मैं अमीर हूँ, तू उच्च जाति का है या मैं नीचे जाति का हूँ। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। हम अगर इस चीज को हटाना चाहते हैं अपने देश से असमानता को, तो ये तभी संभव है कि कोई भी किसी को अपने से कमतर ना आके सभी व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार रखते हैं। सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है, कोई भी किसी से कम नहीं है। अगर हम देश में ये दृष्टिकोण अपनाएं तभी हम देश में से असमानता को हटा सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हमारे देश में या हमारे समाज में असमानता बनी हुई है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को ठेस क्यों पहुंची, इसका प्रतिरोध किस प्रकार किया गया। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनको किस प्रकार से ठेस पहुंची, ये बताना है हमारे को। ये हमारा पॉइंट में आंसर दिया हुआ इधर। फर्स्ट पॉइंट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके दलित होने के कारण स्कूल में उससे झाड़ू लगवाकर शिक्षकों के अन्य छात्रों ने उसके सम्मान को बुरी तरह ठेस पहुंचाई या आहत किया और यह महसूस करवाया कि वह विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं बल्कि उनसे कमतर है। तो ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जी थे, उनको दलित होने के कारण उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाया गया। शिक्षकों व अन्य छात्रों ने उनके जो सम्मान था उसको बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई और उनको यह महसूस करवाया कि विद्यालय में जितने भी छात्र बैठे हैं ये उनसे नीचे जाति के हैं, उनसे कमतर हैं, उन छात्रों के समान नहीं है। इस प्रकार से जो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे वो एक दलित थे, तो शिक्षकों और अन्य छात्रों ने उन्हें यह एहसास करवाया कि वो उनसे कमतर है, वो उनसे नीची जाति के हैं, इसीलिए उनसे पूरी कक्षा में सबके सामने झाड़ू लगवाया गया, पर जिससे उनको ठेस पहुंची। अब देखिए, झाड़ू लगाना वैसे कोई बुरी बात नहीं है, बट स्पेसिफिक अगर एक रीजन है कि तुम दलित हो, इसी वजह से तुम्हारे से पूरी क्लास में झाड़ू लगवाया जा रहा है, तो इस बिहाफ पे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उनको बुरा लगा। सेकंड पॉइंट है, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता ने अपने बेटे को स्कूल में झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिता थे उन्होंने देखा कि उनका बेटा किस प्रकार पूरी कक्षा में सबके सामने झाड़ू लगा रहा है, तो इस असमान व्यवहार में उनको क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष एक विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अभी तो ये जा रहा है लेकिन बाद में ये जरूर यहाँ आएगा, यहीं पढ़ेगा और इसके जैसे जो बाकी अन्य हैं वह सब भी यहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनके पिता द्वारा इस बात का विरोध जताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंसारी दंपति को ठेस क्यों पहुंची, उन्होंने इसका प्रतिरोध कैसे किया। एक अंसारी दंपति भी थी इस चैप्टर में, तो उनको किस प्रकार से ठेस पहुंची और उन्होंने इसका प्रतिरोध किस प्रकार किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं, अंसारी दंपति को ठेस निम्नलिखित कारणों से पहुंची। तो जो आपकी क्वेश्चन वाली लाइन है वो आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब लोगों ने भिन्न धर्म के होने के आधार पर अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को ठेस पहुंची। जो अंसारी दंपति थी वो एक मुस्लिम थे। ठीक है, तो जब वो किराए का मकान ढूंढने के लिए गए या किराए के मकान में रहने के लिए उन्होंने बातचीत करी, तो जब लोगों ने उनको बताया कि तुम भिन्न धर्म के होने के आधार पर हम तुम्हारे को किराए का मकान नहीं दे सकते, तो इस प्रकार उनके जो सम्मान था उसको ठेस पहुंची। ठीक है, जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और प्रॉपर्टी डीलर के सुझाव को ठुकरा दिया। तो फिर जब वो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने कहा कि आप अपना नाम बदल लीजिए। ठीक है, उन्होंने उनको अपना नाम बदलने का सुझाव दिया, तो अंसारी दंपति का जो आत्मसम्मान था उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया और जो अंसारी दंपति थी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला और उन्होंने जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनके सुझाव को ठुकरा दिया। तो अंसारी दंपति को दो बातें इसमें आई ऐसी कि उनको ठेस पहुंची। पहली ये कि उनको किराएदार ने मकान मालिक था उनको मकान देने से मना कर दिया कि तुम दूसरी जाति के या भिन्न धर्म के हो, इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची। दूसरा, जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने उनको
अपना नाम बदलने का सुझाव दिया, तो उनके आत्मसम्मान ने उनको ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के सुझाव को ठुकरा दिया। तो इन दो बातों से अंसारी दंपत्ति को ठेस पहुंची। ये हमारा इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये वीडियो समझ आई, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स की भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।